थोड़ा लाइक है. Okay. Good morning, students. We are doing the last unit, that is Information Technology Act 2000, which has been amended in 2008. We are in the last unit, and this is your last class with you. Okay, in online mode. In the previous class, we have discussed about what is private key, personal key, the definitions relating to the IT Act, right? What are the different way how to we can authenticate the electronic record? We have discussed that. Okay. So in today's class, we will move ahead by doing e-governance. We have already done e-governance also. We have done e-governance is a smart governance. Okay. We have done various ways. We have done also with the digital signature. Digital signature क्या होता है, ठीक है? Now it's come to the subscriber. Okay, what is subscriber and who is subscriber and what are the duties associated with the subscriber? Okay, so subscriber according to section 2 of subsection 1 ZG of IT Act, that is Information Technology Act. सब्सक्राइबर कौन होते हैं? वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसके नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है. जो रजिस्ट्रार है, जब हम एज अ पर्सन हम आफ्टर कंपाइलिंग और आवर लीगल डॉक्यूमेंट्स, हम जब जो भी प्रेस्क्राइब फीस है, जो भी कंप्लायंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो अटैच करने के बाद जब हम उसको अप्लाई करेंगे, जब सब जो हमारा रजिस्ट्रार है वो उसको हामी भरेगा कि यस योर जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है वो सही है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है यू हैव कंपाइल्ड विद, देन दैट पर्सन, दैट रजिस्ट्रार विल बी गिवन यू टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट. जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ सब्सक्राइबर. ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स की ड्यूटी क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज said in section 40 to 42 that जो सब्सक्राइबर होते हैं उसकी पहली ड्यूटी क्या होती है? तो जनरेट द की पेयर. इन द प्रीवियस क्लास आई हैव डिस्कस्ड क्या होता है की पेयर. की पेयर होता है एक ऐसा सेट ऑफ पेयर जिसमें एक प्राइवेट की होता है और एक पब्लिक की होता है. प्राइवेट की वो सब्सक्राइबर के पास रहता है, वो एक यूनिक एल्गोरिदम होता है, एक हैश फंक्शन होता है जो कि यूनिक होता है. जैसे आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आई बॉल का जो आइरिस का निशान होता है, आइरिस होता है, ये सबके यूनिक होते हैं. ठीक है, जैसे फिंगरप्रिंट सबके यूनिक होते हैं, वैसे ही ये जो प्राइवेट की है ये सबके यूनिक होते हैं. ठीक है, तो whenever a subscriber want to send a message or send a document in the form of electronic mode, that is e-record, तब वो अपने पास एक प्राइवेट की जनरेट करते हैं which consists of different kinds of numbers, algorithms, symbols, hashtags, these kind of things creates a hash function. ठीक है, तो वो यूनिक होता है और इसी का एक कॉपी जो सेंटर है उनके पास होता है. एंड एज अ रिजल्ट दे ऑथेंटिकेट दिस प्राइवेट की एंड पब्लिक की, एंड एज अ रिजल्ट हमें पता चलता है जो रिसीविंग एंड में है कि जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेटेड है. ठीक है, so the first duty of a subscriber is to generate a key pair according to section 40. ठीक है, where any digital signature certificate, the public key of which corresponds to the private key of the subscriber, which is to be listed in the digital signature certificate, has been accepted by the subscriber, the subscriber shall generate the key pair by applying the security procedure. जो भी सिक्योरिटी प्रोसीजर है वो सारे प्रोसीजर को फॉलो करके कंपाइल करके एक की पेयर को जनरेट करना ड्यूटी है किसकी? सब्सक्राइबर. ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर क्या है? The duty of subscriber of electronic signature certificate according to section 40A. In respect of electronic signature certificate, the subscriber shall perform such duties as may be prescribed according to IT Act. जो IT Act के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब आप कंपाइल करेंगे या फिर आप जब अप्लाई करेंगे, उस टाइम पर जो आपके प्रोसीजर्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. ठीक है, अनदर ड्यूटी ऑफ योर सब्सक्राइबर क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 ऑफ IT Act 2000. Provisions relating to the acceptance of a certificate by a subscriber are: a subscriber shall be deemed to have accepted a DSC if the publishes or authorizes the publication of digital signature certificate. सब्सक्राइबर को ऑथराइज करना पड़ेगा
कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो ट्रू है एंड फेयर है, ठीक है। उनको ये बताना पड़ेगा टू वन एंड मोर पर्सन्स और इन द रिपोजिटरी दैट इट इज ट्रू एंड फेयर एंड इट शॉल बी ऑथोराइज्ड एंड पब्लिकेटेड दैट दैट पर्सन हैज दैट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर रिसीवर को पता ही नहीं कि उसके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है एंड ही इज authenticated, he has that right to affix his digital signature in the document, then how we can know that? So uski duty hai, he has to accept the DSC if he publishes or authorize that publication of DSC if to one or more persons and in a repository or otherwise demonstrates his approval or in DSC manner. DSC means digital signature certificates, amounts to certification by subscriber to all who rely on the information contained therein that the subscriber holds and is entitled to hold the private key corresponding to the public key. जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट होगा, किस चीज का सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट होगा, उसके पास ये अथॉरिटी है, उसके पास वो राइट है कि वो प्राइवेट की को होल्ड करे और उस प्राइवेट की को एटमोस्ट केयर के साथ उसको होल्ड करे, वो लीक आउट नहीं होना चाहिए, वो किसी और को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो it is a very authentic key and that makes it a fourth function of a subscriber, that is control of a private key according to section 42. Every subscriber shall exercise reasonable care to retain control of the private key corresponding to the public key listed in the digital signature certificate. जो भी आपके reasonable care आपको लेना पड़ेगा, जो आपकी प्राइवेट की है, क्योंकि आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, वो लीक आउट नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाई एवरी सब्सक्राइबर शॉल हैव दैट पब्लिक की विद देमसेल्फ, दैट प्राइवेट की इन अ ऑथेंटिकेट वे विद देमसेल्फ. ओके, नेक्स्ट है जो सब्सक्राइबर है उसको हर एक स्टेप उसको यूज करना पड़ेगा, हर एक प्रिकॉशन, हर एक रेमेडी लेना पड़ेगा ताकि वो प्राइवेट की डिस्क्लोज ना हो, ठीक है. Next is, if the private key has been compromised, subscriber shall be communicate to the same to the certifying authority without any delay. Second and fourth duty है सब्सक्राइबर की क्या, कि वो जो रजिस्टर्ड है, अगर आपको पता चल रहा है कि आपने जो डिजिटल सिग्नेचर किया है वो गलत है, या फिर आपके प्राइवेट की का जो प्राइवेसी है वो किसी और के पास चली गई है, या फिर इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड, then you have to communicate to the certifying authority. अगर आपने certifying authority को बताया नहीं है और उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की छेड़छाड़ हो जा रही है, तो उसके लिए लाइबल आप होंगे, ठीक है. So as soon as you came to know that आपका जो प्राइवेट की है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है, you have to inform the certifying authority, ठीक है. Is that clear? Any doubt regarding this? Let me see any doubt you have. Good morning, Akash. नहीं, लास्ट क्लास में शेयर नहीं किए, ये गूगल ड्राइव लिंक है, you can access that. गूगल ड्राइव लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आकाश ने प्रोवाइड किया था, मैंने उसको पब्लिश कर दिया है. You can access that from there. Actually this class was scheduled at 3:30, so अभी मुझे इन्फॉर्म हुआ है कि अभी 11:30 scheduled हुआ था, so that was why मैं सबको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई हूँ and अटेंडेंस भी कम है. आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि रिकॉर्डिंग्स वो एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर द क्लास, ठीक है. सो यू कैन एक्सेस दैट आफ्टर द क्लास. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई सम पॉइंट्स ऑफ LLP, ठीक है. LLP का कुछ पोर्शन हमारा रह गया था, ठीक है. दैट इज टैक्सेशन एंड कन्वर्शन ऑफ LLP. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई मैं उसको पहले कंप्लीट करवाऊंगी, then only I will jump to this IT Act. Okay. I guess now my screen might be visible to you. Is it visible? Just write yes. One of you can write yes, so I can continue with it. Is my screen visible? दृष्टि, ये जो नोट्स है, ये नोट्स मैंने अभी गूगल ड्राइव लिंक अभी पब्लिश किया है, उस गूगल ड्राइव लिंक में ये सारे नोट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है. मैंने वहाँ पर पब्लिश किया हुआ है,
उसमें से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं जो बता रही हूँ उसके भी मैं नोट्स उसमें प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। ठीक है, I guess my screen is visible. So let's move to the unit 4, which is the legal liability, limited liability partnership, in which there is an important topic that is taxation of LLP. ठीक है, so जो LLP है उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात है जब से वो इंसेप्शन होगा, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द LLP is treated at par with general partnership firm for the purpose of taxation. जैसे जनरल पार्टनरशिप फर्म का एक टैक्सेशन होता है, उसी वे में एलएलपी का भी टैक्सेशन होगा। ठीक है, दो पार्टनरशिप एंड एलएलपी इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, दोनों बहुत डिफरेंट है। एलएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम इवन द कंपनीज, बट इसकी जो टैक्सेशन ट्रीटमेंट होगा, टैक्स ट्रीटमेंट होगा, दैट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, change in the definition of firm, partner and partnership under Income Tax Act has been done to incorporate LLP in these definitions respectively. What are the eligibility to be assessed as a firm? From an LLP to be assessed as a firm, the following conditions are to be satisfied. There must be written LLP agreement specifying individual shares of the partners. एक agreement होना चाहिए। जब मैंने LLP पढ़ाया था मैंने ये बताया था, एक agreement होना चाहिए जहाँ पर सारे पार्टनर्स का क्या शेयर्स है, वो कितने प्रॉफिट्स लेंगे, क्या कितने लॉसेस लेंगे, क्या उनका बाइफरफिकेशंस होंगे, सब कुछ उस एलएलपी अग्रीमेंट में होता है। अगर एलएलपी अग्रीमेंट नहीं बनाया है तो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 1 ऑफ दिस एलएलपी एक्ट, उसमें जो जो लिखा हुआ है वो सारे पॉइंट्स, वो सब पॉइंट्स आपके फॉलो करने पड़ेंगे इन केस देयर इज नो एलएलपी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द एलएलपी, ओके, और अमंग द पार्टनर्स। ओके, सो यहाँ पर बोला गया है कि अगर एलएलपी अग्रीमेंट है तो उसमें जो शेयर्स लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल 7 पार्टनर्स है, 7 पार्टनर्स के रेशियोज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट्स एंड कंट्रीब्यूशन, वो सब मेंशन होगा इन दैट एलएलपी अग्रीमेंट। अगर मेंशन है तो उसी के हिसाब से आपके टैक्स भी कैलकुलेट होगा। ओके, a certified copy of agreement to be submitted to the income tax authority along with the return of the income of LLP and revised LLP agreement to be submitted whenever there is a change in constitution of LLP or profit sharing ratio of the partners. ये भी कहा गया है कि जो फर्म है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उनको टैक्स अथॉरिटी को एक अग्रीमेंट का जो एलएलपी अग्रीमेंट है उसका जो कॉपी है वो भी सबमिट करवाना पड़ेगा। और अगर इन केस पार्टनर्स के जो रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो वो भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, ताकि वो जो करेक्ट इनकम टैक्स है वो आप, या फिर जो टैक्स ब्रैकेट है या फिर टैक्स किस तरीके से आपके फर्म के लिए कैलकुलेट किया जाएगा उनको पता होना चाहिए। ठीक है, नो फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एलएलपी व्हाइल अटेंडिंग टू द नोटिसेस गिवन बाय द इनकम टैक्स ऑफिस फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ एलएलपी। आपको एज अ फर्म, एज अ LLP, you have to do these kind of compliances and you have to give the notice to the income tax office for the completion of the assessment of LLP. Okay, now let's come to the next point, that is rules regarding taxation of rules है। First rule है profits will be taxed in the hands of LLP and not in the hands of the partners. When we are doing LLP, I have already told you कि LLP is a separate legal entity just like a company। ठीक है, it is separate from its partners, so obviously जो टैक्स है वो LLP पर लगेगा, पार्टनर्स पर नहीं लगेगा। पार्टनर्स पर खुद का इनकम टैक्स पर लगेगा, बट जो मेन टैक्स है that will be counted on LLP. Okay, remuneration if so provided by the agreement, that is salary, bonus, commission to partners will be taxed as income from business and profession. Share of profit received from any firm from the profit by partners is exempt from tax. जो रेम्यूनरेशन अगर आप ले रहे हैं, जो कि एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा है कि फॉर एग्जांपल पार्टनर एक्स को 10,000 पर मंथ रेम्यूनरेशन मिलेगा फॉर वर्किंग इन द फर्म, तो ही इज अ पार्टनर, लेकिन उसको रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। अगर ऐसा कुछ अग्रीमेंट में लिखा है तो फिर उस पार्टनर का एज अ इनकम टैक्स, एज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट होगा। ठीक है, इधर सैलरी, बोनस और कमीशन। ओके, अगर प्रॉफिट आप रिसीव कर रहे हैं फर्म से तो दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर सैलरी, बोनस या कमीशन है तो इट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड ऑफ
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन। अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, आपके एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, उस हिसाब से अगर आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है फ्रॉम द एलएलपी, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, द थर्ड पॉइंट इज एलएलपी इज नॉट लायबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, दैट इज डीटीटी, दैट इज टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, उसके लिए एलएलपी इज नॉट लायबल। This is a tax benefit in comparison with company form of organization. Indian companies declaring dividend are liable to pay DTT at 15%. जो आपको डिविडेंड पर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है कंपनीज को, वो ये एलएलपी को नहीं करना पड़ेगा। So this is one benefit, it's a tax benefit given to LLP. LLP shall not be eligible for presumptive taxation scheme. जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, इसका मतलब क्या है? टू गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर्स whose gross recipients from business do not exceed ₹2 crore from tedious job of maintenance of books of accounts. Government has framed this scheme. जिनका 2 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस रिसीट्स नहीं है जिन बिजनेस का, वो उनको प्रिज्यूमटिव टैक्सिंग स्कीम के अंडर किया जाता है। तो सिंपली आपको ये समझना है कि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, इसके लिए एलएलपी इज नॉट एलिजिबल। यू हैव टू लर्न ओनली दिस लाइन। ओके, it is important to note that although LLPs are treated in the same manner as partnership, but LLPs cannot claim benefits of presumptive taxation while partnership firm can. अगर आपका differentiation आता है between LLP and partnership firms, then you can also write this point that LLP is not eligible for presumptive taxation scheme, whereas partnership firms are eligible from presumptive taxation scheme. Okay. Next, filing and signing of income tax return. आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है वो फाइल कर सकते हैं इन ITR फॉर्म नंबर 5, ठीक है, which is applicable to LLP. Designated partner shall sign the ITR of LLP, or where he is not able to for unavoidable reasons, then any other partners shall sign. उस ITR में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को साइन करना पड़ेगा। ओके, अगर किसी कारणवश डेजिग्नेटेड पार्टनर्स साइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन दैट सिचुएशन कोई भी एक पार्टनर साइन कर सकता है इन ITR फॉर्म नंबर 5। ओके, नेक्स्ट इज एवरी पार्टनर ऑफ LLP is jointly and severally liable for taxes to be paid by LLP for period during which he is partner in case of हर एक पार्टनर को jointly every partner of LLP is jointly and severally liable for taxes to be paid by LLP for period during which he is a partner in case of liquidation of LLP, ठीक है। नो कैपिटल गेन ऑन कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी हम पढ़ेंगे कि कन्वर्शन कैसे होता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 ऑफ LLP, ठीक है। उसमें कैसे कन्वर्शन होता है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब कन्वर्शन होगा पार्टनरशिप फर्म का LLP में या फिर कंपनी में या फिर दूसरे किसी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस में, तब जो भी कैपिटल गेन होगा उसको हम टैक्सेशन में नहीं लाएंगे। It is not compiled with. Okay. Next, by Union Budget 2011 to 12, LLP was made subject to alternate minimum tax. Now LLP is required to pay taxes as discussed in figure as follows. किस वे में उनको देना पड़ेगा, ये उनका एक परफॉर्मा है कि AMT उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, that is alternate minimum tax. The LLP is liable to pay this alternate minimum tax AMT at the rate of 15% on the adjusted total income, provided regular income tax on total income of LLP is less than AMT, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, यू कैन सी दैट कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम 10 लाख है और एडजस्टेड टोटल इनकम अगर आपका 30 लाख है, तो नॉर्मल टैक्स क्या कितना होगा, 30% ऑफ दिस 10 लाख, दैट इज अमाउंट टू 3 लाख, एंड AMT कितना होगा 30 लाख पर 18.5%, दैट इज 5,55,000। सो आप कितना टैक्स पेबल करेंगे, दैट इज 5,55,000 प्लस सेस, जितना आपका एज इट इज हायर देन नॉर्मल टैक्स। ओके, नेक्स्ट है सरचार्ज। सरचार्ज आपको 12% देना पड़ेगा इनकम टैक्स पर अगर आपका नेट इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है AMT। Paying LLPs can claim credit for 15 assessment years starting from the year in which credit becomes allowable. If in any year the LLP pays tax liability as per AMT, then he is entitled to claim credit in the subsequent years of AMT paid above the normal tax liability. ये कहा गया है कि जो LLP का जो
आप AMT जो पे कर रहे हैं, जो LLP AMT जो पे कर रही है वो 15 असेसमेंट ईयर्स तक उसको क्लेम कर सकती है अगर उनको एक्स्ट्रा पे कर देती है, which allow in which credit becomes allowable. Okay, so this is about the taxation regarding LLP. Okay, so आपका यहाँ पर इधर आ सकता है write a note on taxation of LLP or provisions regarding taxation of LLP. Both are almost same. So if you are writing, you can write these kind of things. It is very simple. आपको बस एक AMT वाला पोर्शन याद रखना है कि AMT 15% पर होगा, कितने 15% पर, एडजस्टेड टोटल इनकम पर, ठीक है. यू कैन राइट दिस एग्जांपल, कोई प्रैक्टिकल नहीं आएगा, सो उस पर आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आप एक एग्जांपल देकर आप इसको लिख सकते हैं. आप अगर कोई कैपिटल गेन हो रहा है ऑन कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तब आप कोई नहीं देंगे, ठीक है. आपका रेट ऑफ टैक्सेशन एक फ्लैट टैक्स रेट होता है ऑन टैक्सेबल इनकम इज 30% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, या फिर आप ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स दे सकते हैं, दैट इज AMT ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम. वी हैव कैलकुलेट that is on 18.5% plus 4% health and education cess. So this is you can write this flow chart in the exam. और ये सब जो नॉर्मल पॉइंट्स मैंने ऊपर पढ़ाए, क्योंकि जो LLP है वो एलिजिबल नहीं है फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, whereas पार्टनरशिप फर्म्स आर एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम. ITR 5 आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसमें एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को साइन करना पड़ेगा. डेजिग्नेटेड पार्टनर ने अगर साइन नहीं किया है तो कोई भी एक पार्टनर साइन कर सकता है, ठीक है. उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए LLP इज ऑल्सो नॉट लायबल, और जो भी प्रॉफिट्स है वो LLP के हैंड्स में कैलकुलेट होता है. टैक्सेशन इज ऑन LLP नॉट ऑन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है. और रिम्यूनरेशन जो है वो सैलरी, बोनस, कमीशन, इसको हम टैक्स करते हैं अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वेयरएज जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है जो भी पार्टनर से मिल रहा है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है. दिस इज रिगार्डिंग रूल्स रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ LLP. Is that clear? Any doubts regarding this? Yes, साइबर कन्वेंशंस ऑफेंसेस सिलेबस में है. बेसिकली मुझे क्योंकि पता था कि टाइमिंग्स 3:30 है, सो मैंने उसका PDF बनाया नहीं, क्रिएट नहीं किया. मैंने सोचा था अभी मैं करूँगी, बट क्योंकि मुझे एकदम इमरजेंसी में क्लास लेना पड़ा है, सो मैं उसको डिस्कस करती हूँ. नोट्स जो है मैं आपको गूगल ड्राइव में प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. मैं उसको रीड करके उसको मैं समझा रही हूँ. पहले ये LLP का एक और टॉपिक है कन्वर्जन, वो करवा कर मैं ये साइबर कन्वेंशन एंड ऑफेंसेस भी एक बार आपको बता दूँगी, ठीक है. दैट इज वेरी इजी. उसमें जो जो क्राइम्स, अगर आप IT क्राइम्स करते हैं, क्राइम्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कितने ऑफेंस, क्या ऑफेंसेस है रिलेटेड टू दैट, क्या पेनल्टी आपको पे करना पड़ता है, क्या पनिशमेंट है उससे, वो सारे कंपोनेंट्स आते हैं आपको इस पॉइंट में, ठीक है. वी विल डिस्कस दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. अनीशा, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द गूगल ड्राइव लिंक, आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है. मैंने पब्लिश किया है अभी, और उसमें सारे नोट्स है. जो नोट्स नहीं है, शायद यूनिट 5 के नहीं है, वो मैं पोस्ट कर दूंगी आफ्टर द क्लास, ठीक है. Important question, Anisha, I have always said during the classes, जब भी मैंने ऑनलाइन क्लास लिया है, ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ड्यूरिंग द क्लासेस मैं उसको डिस्कस करती हूँ. अभी भी मैं ये जो यूनिट 5 है उसके भी कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है. बिफोर दैट जो हमारा कन्वर्शन वाला टॉपिक था, लेट मी डू दैट. जस्ट वेट अ सेकेंड. I think so the screen is visible to you. In the LLP, the topics which are important are what is LLP, how it is different from company and partnership. जब आप समझ लेंगे कि क्या डिफरेंस है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसके फीचर्स क्या क्या है. जैसे वो बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स है,
लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, चेंजिंग पार्टनर्स कैसे हो सकता है। तो फीचर्स ऑफ एलएलपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है, व्हाट इज एलएलपी, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड हाउ इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनरशिप और हाउ इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ कंपनी। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है। ओके, राइट इट डाउन। उसके बाद जब कभी भी आपके एग्जाम में कोई भी डिफरेंस आए फ्रॉम एनी यूनिट, ओके, फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 5, ठीक है, तो आपको हमेशा डिफरेंस इसी वे में लिखना पड़ेगा। You have to write the description or the basis in which you are differentiating the two things, then in this format। ठीक है, जितना मार्क्स है उसके हिसाब से आपको डिफरेंस लिखना है। अगर 4 या 5 मार्क्स का है तो 5 डिफरेंसेस लिखिए, 6 मार्क्स का है 6 डिफरेंसेस लिखिए, 9 मार्क्स का है तो 9 डिफरेंसेस लिखिए। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर डिफरेंस में सिर्फ 60 पॉइंट्स है और वो 9 मार्क्स का है तो वो 60 पॉइंट्स लिखेंगे तो एनफ है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर पार्टनरशिप और एलएलपी में 14 पॉइंट्स, 14 टू 15 पॉइंट्स लिखा हुआ है, इवन मोर देन दैट 20 पॉइंट्स डिफरेंसेस है। अब ये क्वेश्चन अगर 9 मार्क्स का आ रहा है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप एटलीस्ट 9 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लिखेंगे। ठीक है, कैसे, बेसिस देन बोथ द डिफरेंसेस इन दिस टैबुलर फॉर्मेट। ओके, comes your next portion is that incorporation of LLP. This is also very important. How an LLP can be incorporated. You have to just remember two three things. Just write, just follow these steps. अगर आप इन steps को याद रखेंगे, जो कि मैंने 2 क्लासेस पहले आपको पढ़ाया था, ये steps याद रखने से, ये फ्लो चार्ट बनाने से और उसकी थोड़ा एक्सप्लेन करने से दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर, easy to write. Okay. We have also done registered office of LLP and changed therein. What is registered office? What are the changes you can do? Penalty and conventions क्या लग सकते हैं? This is not so important, but you can go through once. Then name and LLP and changes therein. कि आइडेंटिकल नेम नहीं होना चाहिए, दूसरे किसी एलएलपी के साथ सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप प्रोहिबिटेड नेम्स यूज नहीं कर सकते हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द यूनिट 4 बता रही हूँ, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर यूनिट 3 लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत पुराना बुक है। बेसिकली ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये यूनिट 4 है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, सो दिस इज अबाउट दैट। व्हिसल ब्लोइंग इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन व्हिसल ब्लोइंग क्या है, आपका एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये अगर 9 मार्क्स का आ रहा है तो उसके साथ 6 मार्क्स का व्हिसल ब्लोइंग आ गया, एक नोट। ठीक है, तो ये एक बड़ा आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फॉर 9 मार्क्स, इधर फॉर 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स एट मोस्ट। ओके, सो राइट अ शॉर्ट नोट। क्या हो सकता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इंटरनल व्हिसल ब्लोअर कौन होता है, एक्सटर्नल व्हिसल ब्लोअर कौन होता है, यही आपका बताया गया था। ठीक है, सो दीज टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Then I have also discussed partners and their relations. I have discussed that, right? Partners and their relations in LLP. कौन होते हैं, हर एक LLP में 2 designated partners एटलीस्ट होने चाहिए और 2 नॉर्मल पार्टनर्स होने चाहिए। पार्टनर्स कैन बी इवन अनदर LLP, फॉरेन LLP भी हो सकता है पार्टनर, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक एटलीस्ट रेसिडेंट होना चाहिए और दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंडिविजुअल्स होने चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। पार्टनर्स कौन होते हैं अकॉर्डिंग टू द LLP, हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट कैन एनी इंडिविजुअल, एनी कंपनी इन LLP। But disqualification is not so important, but yes, designated partners is very important. Designated partners क्योंकि एक न्यू कंसेप्ट है। ठीक है, जो भी आप एक न्यू कंसेप्ट होगा उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सो लर्न अबाउट द डेफिनेशन। इसमें आपको विद सेक्शन याद रखना पड़ेगा। बाकी किसी भी LLP में मैंने सेक्शंस याद करने के लिए आपको नहीं कहा है। ठीक है, बट इसमें मैं आपको सेक्शंस याद करने के लिए कहूंगी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन L J के अकॉर्डिंग ऑफ IT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं, एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच प्रूडेंट टू सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। ठीक है, बस इतने लिखने से चलेगा। उसके बाद आपको प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे कि कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं, क्या क्या कंसेंट लगता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। सो कैसे डिपेंड ऑब्टेन कर सकते हैं, डिपेंड क्या होता है, यू नो दैट डेजिग्नेटेड पार्टनर
आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का क्या रोल होता है एलएलपी पर, उनकी क्या लाइबिलिटीज होती है, अगर उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज अपने रोल्स फुलफिल नहीं किए उससे उनको क्या पेनल्टी हो सकता है, ये सब मैंने डिस्कस किया था एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू कंसेप्ट है, तो इसमें से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी पार्टनर इंटाइटल नहीं होता है रेम्यूनरेशन का अगर वो एक्टिंग इन द बिजनेस और मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। बट अगर पार्टनरशिप आपके एलएलपी अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इस पार्टनर को इतना रेम्यूनरेशन मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, तो ऑब्वियसली तब उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट रीड वंस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। इम्पोर्टेंट नहीं है एक्सटेंट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। मेन इज योर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, ये कैसे डिफरेंस क्या क्रिएट किया जाता है। ठीक है, पार्टनर्स के रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकते हैं, इट इज ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। बस इतने ही आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड टू द एलएलपी। ओके फाइन, और यस, कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफलाइन क्लासेस गर्ल्स के भी हो रहे हैं। ठीक है, बॉयज के भी ऑफलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट होंगे। ठीक है, रिहान इज आस्किंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो ठीक है, एक बार मैं ओपन कर लेती हूँ आपकी पीडीएफ्स। सिलेबस से ही मैं आपको बता देती हूँ कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये सारे मैंने टॉपिक्स आपके जो भी मैं स्क्रीन में विजिबल है, ये सारे टॉपिक्स आपके गूगल ड्राइव में मैंने पोस्ट कर दिया है। ठीक है, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट। Yes, this is your syllabus. Yeah, so Indian Contract Act में various types of contracts क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो आपके मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके केस स्टडीज बनेंगे, जो मैंने आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या क्या वैलिड होते हैं, कंसिडरेशन कैसे वैलिड होता है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज में आते हैं, फ्री कंसेंट कैसे मिलता है, इन सबको जो मैंने डिटेल में पढ़ाया था उन डिटेल में से आपके केस स्टडीज क्रिएट होते हैं। ठीक है, उस टाइम भी जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था। ठीक है, इसके अलावा आपके डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्चार्ज करना है तो उसके जो 6 मोड्स है वो 6 मोड्स कौन से हैं। उसके बाद अगर ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के तो उसके क्या क्या रेमेडीज है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 110% आएगा। ठीक है, और बाकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है इन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, और बाकी आपके केस स्टडीज आएंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ये पांचों कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। मेन क्रक्स ऑफ द चैप्टर इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन। एक एक क्लास लेके एक एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने समझाया है। ये पांचों कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देन है यूनिट 3 आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, इसका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा कंडीशंस क्या होते हैं, वारंटीज क्या होते हैं, वो उसमें डिफरेंस क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है, वो एक चीज आएगा। ओके, देन हाउ वी कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स। ठीक है, हाउ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इज डिफरेंट कंसेप्ट। ओके, अनपेड सेलर कौन होता है, उनके क्या राइट्स होते हैं, ये अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो इफ यू आर गोइंग टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी केस स्टडीज आने के चांसेस है। जब मैंने पढ़ाया था मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे।
कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी डिस्कस किए थे, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट. ओके, कमिंग टू एलएलपी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस. अभी मैंने डिस्कस किया कि एलएलपी में कौन से इंपॉर्टेंट है. कन्वर्शन ऑफ एलएलपी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू विद दैट. आईटी एक्ट की बात करें तो आईटी एक्ट में आपका ई सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर के बीच में क्या डिफरेंस है वो पॉइंट आता है आपका. ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ डेफिनेशंस आ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स ईच. ओके, इसके अलावा आपके एक केस स्टडी आ जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें पेनल्टीज, ऑब्जेक्शन और ऑफेंसेस क्या क्या है. ओके, इसके अलावा आपके आ सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होते हैं, उसकी प्रोविजंस क्या है, अगर उसको कंपाइल नहीं किया गया तो उससे क्या पेनल्टी हो सकती है. ठीक है, so these are the important topics related to the IT Act. Okay, coming to the conversion, anything else you want to ask? Yes, Abhishek, it is available. Books are available in Tirshampuram. Welcome, Akash. Okay, related to the conversion of LLP, I'm not finding the PDF here. I don't know where it has been gone. It through the book. You can. I will provide the notes in the Google Drive. Okay. वहाँ से आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा. बेसिकली कन्वर्शन जो है वो एलएलपी में जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपको, मैंने कहा था 4 स्केड्यूल्स है एलएलपी के. स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3 एंड स्केड्यूल 4. स्केड्यूल 1 तब एप्लीकेबल होता है जब कोई अग्रीमेंट नहीं है, जब एलएलपी अग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द पार्टनर्स एंड द एलएलपी, तब स्केड्यूल 1 में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं उसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3 एंड स्केड्यूल 4 इज रिलेटेड टू द कन्वर्शन ऑफ एलएलपी. कन्वर्जन ऑफ एलएलपी मतलब अगर एलएलपी को अगर कन्वर्ट करना है, मतलब पहले वो फर्म है, फर्म से अगर एलएलपी होना है, ठीक है, या फिर एक बिजनेस है, बिजनेस से एलएलपी में कन्वर्ट होना है, तो उससे कौन से सेक्शंस उसमें आते हैं. ठीक है, सो इट इज फर्स्ट, it is written that LLP is a form of business model which combines the advantages of corporate structures and general partnership structure. हमने पढ़ा था कि LLP क्या है, जो हमारा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का जो एडवांटेजेस है और कंपनी के जो एडवांटेजेस है, उन दोनों के एडवांटेजेस को लेकर LLP फॉर्म किया गया है. तो LLP एक बिजनेस फॉर्म है जिसमें दोनों फॉर्म्स, अदर 2 फॉर्म्स के एडवांटेजेस लिया गया है. ठीक है, सो अगर किसी फर्म को पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी फर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले कन्वर्जन का मतलब क्या होता है. कन्वर्जन का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. जो भी ट्रांसफर ऑफ, आप पहले फर्म है, फर्म से आप एलएलपी में हो रहे हैं, तो सारे जो आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, ऑल दोस थिंग्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू फॉर्म दैट इज एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस. ओके, सो the conversion of partnership firm into LLP means the automatic transfer of property, whether tangible or intangible, assets, interest, rights, privileges, liabilities, obligations, and whole of the understanding of the partnership firm to LLP as a going concern. आपके सारे जो assets, liabilities, responsibilities, interest, obligations, responsibilities, सब कुछ transfer होता है when you are transferring from a firm to a LLP. Okay. On compliance of all the formalities relating to the conversion, all partners of the converting partnership firm shall become the partners of LLP and they shall be bound by the provision of second schedule. क्योंकि second schedule में बताया गया है, second schedule of what? LLP में. LLP के second schedule में बताया गया है कि आप अगर एक पार्टनरशिप फर्म से LLP में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आप कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं. तो जब आप पार्टनरशिप से एलएलपी में कन्वर्ट होंगे तो आप पार्टनरशिप की जो भी लायबिलिटीज, रिस्पांसिबिलिटीज, ऑब्लिगेशन है वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा फर्म एलएलपी में, प्लस जो भी फर्म के लीगल रूल्स है या फिर जो भी कंप्लायंसेस है अकॉर्डिंग टू एलएलपी एक्ट शेड्यूल 2, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा. और पार्टनरशिप की जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है वो एलएलपी के पार्टनर्स बन जाते हैं एट द टाइम ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम पार्टनरशिप टू एलएलपी. ओके, एलिजिबिलिटी a partnership firm may apply to ROC for its conversion into LLP provided all the partners of the converting partnership firm becomes the partners of the proposed LLP. आप एक पार्टनरशिप फर्म है,
आपको एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि हम कन्वर्ट होना चाहते हैं पार्टनरशिप से एलएलपी में, और इसके लिए पार्टनरशिप फर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन सबका कंसेंट लेना जरूरी है। अगर सपोज 4 पार्टनर्स है, उसमें से एक पार्टनर ने भी कंसेंट नहीं दिया कि हम एलएलपी नहीं बनना चाहते, तो फिर वो आरओसी पर अप्लाई नहीं कर सकते। जब चारों पार्टनर्स के जो भी यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है, ऑल द पार्टनर्स हैव अ कंसेंट रिगार्डिंग द कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू एलएलपी, देन दे कैन अप्लाई टू आरओसी, दैट इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज। उसके बाद जब रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो लीगल प्रोसीजर्स है जो अभी मैं पढ़ाऊंगी वो सारे जब कंप्लाई कर लेंगे, देन दे कैन say yes, you can start with that. Okay, yeah, okay, now what are the procedures for conversion? Conversion करने के लिए प्रोसीजर क्या है, किस चीज का कन्वर्जन? कन्वर्जन फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म टू एलएलपी। फर्स्ट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पार्टनर्स कौन होंगे और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे। ठीक है, सपोज अभी पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स है, उसमें से आपको डिसाइड करने पड़ेगा कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने चाहते हैं और कौन पार्टनर्स बनने चाहते हैं न्यू फॉर्म में, दैट इज एलएलपी। ओके, आपको डिपिन और डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, आपको आपकी जो एलएलपी जो आप चाहते हैं, न्यू एलएलपी जो चाहते हैं, उसका नाम आपको चेक करना पड़ेगा कि वो नाम, फॉर एग्जांपल अभी आप XYZ लिमिटेड है, XYZ पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं राधा रानी एलएलपी बनूं। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा ये जो राधा रानी वर्ड है ये अवेलेबल है कि नहीं, ये दूसरे किसी कंपनी ने लिया हुआ है, दूसरे किसी एलएलपी के पास है। अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली यू कांट टेक दैट नेम, या फिर ये नेम जो आप सोच रहे हैं वो प्रोहिबिटेड नेम तो नहीं है। जो भी लीगल कंप्लायंसेस थे एट द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी जो हमने पढ़ा था, राइट, वही सारी लीगल कंप्लायंसेस, वही सारी प्रोसीजर्स यू हैव टू फॉलो व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू एन एलएलपी। ओके, the fourth point is getting LLP agreement and incorporation document drafted and printed. Obviously आप LLP करेंगे तो आपको एक LLP agreement की जरूरत है। LLP agreement आपको बनाना पड़ेगा जब आप पार्टनरशिप फर्म से LLP में कन्वर्ट हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपको एक incorporation document भी क्रिएट करवाना पड़ेगा and you have to report that to ROC. Okay, then you have to file the conversion application. conversion application file करना पड़ेगा। ये जो conversion application है ये रूल 38 सबसेक्शन 1 के अंदर लिखा गया है कि पार्टनर्स ऑफ एलएलपी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कन्वर्शन एप्लीकेशन इन ई फॉर्म 17 पार्ट ए। इस कन्वर्शन एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सेकंड, अ स्टेटमेंट बाय ऑल द पार्टनर्स इन द फॉर्म 17 पार्ट बी कंटेनिंग नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म था उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका क्या नाम था, उसका क्या काम था, वो सब भी आपको लिखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ कन्वर्शन। ये जो कन्वर्शन एप्लीकेशन में इन सब में डिटेल देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट था वो भी सबमिट करना पड़ेगा। आपको ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा फ्रॉम अ एडवोकेट और अ सीए और अ सीएस कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सारे जो आप लिख रहे हैं दैट इज ट्रू एंड फेयर and it is compliant with all the duties regulations which are there in the LLP Act. ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म था उसमें क्या असेट्स थे, क्या लायबिलिटीज थे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, क्या ऑब्लिगेशंस थे, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। और एक सीए या फिर सीएस उस चीज को ट्रू एंड फेयर है इसकी हामी भर के स्टेटमेंट देगा विद इन 30 days टू द ROC। ओके, इसके अलावा लिस्ट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स अलोंग विद देयर कंसेंट टू द कन्वर्शन। जो भी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स थे वो जो चाहते हैं कि एलएलपी पे कन्वर्ट हो, उस पहले पार्टनरशिप फर्म के जो भी पार्टनर्स थे उन सबका कंसेंट लेना पड़ेगा। और वो कंसेंट किसको देना पड़ेगा? आरओसी को देना पड़ेगा कि सबका कंसेंट है कि वो एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। फिर जो भी पहले जो पार्टनरशिप फर्म था उन सबके जो क्रेडिटर्स थे उन क्रेडिटर्स के भी कंसेंट लेने पड़ेंगे। उन सारे क्रेडिटर्स को बताना पड़ेगा कि वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ एलएलपी, और उनसे सबसे कंसेंट लेकर ये भी उसका लिस्ट भी आरओसी को देना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं? सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने बहुत सारे क्रेडिटर्स से बहुत अमाउंट ले लिया, समथिंग अराउंड 2 करोड़ रुपीस, फिर उन्होंने कन्वर्शन कर दिया विदाउट नोइंग, विदाउट इन्फॉर्मिंग देम। ठीक है, अगर उनको इन्फॉर्म नहीं किया अबाउट दैट थिंग कि वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो नाम चेंज हो जाएगा, काम चेंज हो जाएगा, देन दैट क्रेडिटर विल बी एट बैड स्टेट। सो
ये एक लीगल कंप्लायंस है कि जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू inform all the creditors and you have to take the consent from all your creditors, those creditors who are there in your partnership firms कि आप LLP में convert हो रहे हैं and now those creditors have no problem with that. Okay. Then the clearance, approval or permission of the conversion into LLP from the concerned body authority. जो भी approval है, permission है, जो भी concerned body है, उन सबसे permissions लेने पड़ेंगे that you are converting into an LLP. ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है. Other attachments such as details of ITRs filed, particularly pending proceedings, refusal letter of ROC if applied earlier. जो भी अगर आपके कोई कोर्ट केसेस हुए हैं, कोई भी आपके लीगल प्रोसीडिंग्स थे या फिर आपकी कोई ITR आपने फॉलो किया है, जो भी चीजें हैं, जो भी आपके पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी हुआ था, उन सारे अटैचमेंट्स यू हैव टू बी submitted to the ROC when you want to convert it from an LLP, from a partnership to an LLP. Okay, is that clear? And then you have to provide the registration fees. Without registration fees आप कोई काम नहीं कर सकते, आपको registration fees provide करना ही पड़ेगा. So this is the procedure of obtaining your that conversion. ठीक है, ये क्या था, conversion application में क्या क्या आ सकता है, ठीक है. इसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम ROC, ठीक है, जिसमें आपका एविडेंस देना पड़ेगा कि आप क्यों करना चाहते हैं कन्वर्ट LLP पे. आप जो पार्टनरशिप फर्म में थे, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से आप कन्वर्ट करना चाहते हैं LLP में, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है. जब आप ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपाइल कर जाएंगे, तब जो ROC है, दैट इज योर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, इशू ऑफ सर्टिफिकेट बाय ROC. On receipt and then scrutinization of the above mentioned documents, if the registrar is satisfied that all the formalities and filing have been complied with, he shall register the documents and issue a certificate in the form 19 stating that LLP is registered with the name and from the date specified in the certificate. The certificate of registration shall be conclusive evidence of the conversion of LLP. ये जो certificate of registration है, ये ROC देखेंगे जब ऑथेंटिकेट करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको ऑथेंटिकेट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इशू करेंगे, दैट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेंगे ऑन द नेम ऑफ द LLP. उसमें लिखा होगा किस डेट से स्टार्ट हो रहा है ये LLP, और यही एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि ये अब पार्टनरशिप फर्म से LLP में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है. इसके साथ आप अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो देन आप ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल मतलब एक कोर्ट जैसा ही होता है, कोर्ट का ही एक पार्ट होता है, उस ट्रिब्यूनल में जाकर आप अपील कर सकते हैं कि मुझे ये जो नाम है वो पसंद नहीं है या फिर मुझे इन सब में प्रॉब्लम है. सो इन केस द रजिस्ट्रार हैज रिफ्यूज्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्शन, द एप्लीकेंट फर्म में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच इंटीमेशन ऑफ रिफ्यूजल. सपोज अगर रजिस्ट्रार ने मना कर दिया कि मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा, आपके इस डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है और आपको लगता है वो प्रॉब्लम नहीं है, then you can obviously appeal to a tribunal within 60 days of intimating that refusal. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रार ने आज है 2 जुलाई को बताया कि मैं ये जो आपका आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है मुझे ये सही नहीं लगा, इसलिए मैं आपका सर्टिफिकेशन इशू नहीं कर पा रहा हूँ. तो आज से 60 दिन के अंदर तक जो LLP जो फॉर्म करना चाहते हैं वो लोग जाकर ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं कि हम जो रजिस्ट्रार है उसने मना कर दिया, लेकिन ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो दे कैन अपील दैट. ओके. इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स अबाउट कन्वर्शन. जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, अभी तो LLP में कन्वर्ट हो गए हैं, तो आपके जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स थे उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अब हम फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से LLP में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है. सो दीज आर द प्रोसीजर रिलेटेड टू द कन्वर्शन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. This comes under the Schedule 2 of your LLP Act. Okay. Then आपका आता है conversion from private company into LLP company. Similar है, conversion होगा तो conversion of private company into LLP means the automatic transfer of property, whether tangible or intangible assets, interest, rights, privileges, liabilities, obligations and whole of the undertaking of private company to LLP as going concern. वही सिमिलर है,
अब बाकी जो हम करेंगे कन्वर्शन वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, ठीक है। सो आपको कोई भी कन्वर्शन पूछा जा सकता है, इधर कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू एलएलपी दैट इज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 ऑफ एलएलपी एक्ट, और conversion from a private company to an LLP under Schedule 3, and then conversion of your unlisted public company to your LLP that is according to Schedule 4 of LLP Act, ठीक है। कन्वर्शन सिमिलर है, यहाँ पर भी वही सारे जो आपकी कंपनी के टैंजिबल असेट्स थे, इंटैंजिबल असेट्स थे, आपके जो राइट्स थे, इंटरेस्ट थे, असेट्स थे, लायबिलिटीज थे, ऑब्लिगेशंस थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, सब कुछ ट्रांसफर होगा अगर आप प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर कन्वर्जन क्या है? देयर इज नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इट्स एसेट्स सब्सटेनिंग और इनफोर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आपका कोई प्री मोटिव नहीं है, आप कोई गलत मोटिव की वजह से नहीं इंक्लूड हो रहे हैं, ये होना चाहिए एलिजिबिलिटी। एंड सेकंड इज द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी टू व्हिच इट कन्वर्ट्स कंप्राइज ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड नो वन एल्स। जो एलएलपी है उसमें वही जो अब प्राइवेट कंपनी है उसमें वो लोग ही एलएलपी में जा सकते हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। कोई न्यू पर्सन उस एलएलपी में नहीं आ सकता। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी वही उस न्यू एलएलपी के पार्टनर्स बन सकते हैं, ठीक है। देन कम्स द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन, वही सिमिलर प्रोसीजर है। यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन है। देन आपको डिपिन इशू करवाना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर इशू करवाना पड़ेगा ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डिपिन क्या होता है? यू नो दैट डेजिग्नेटेड पिन होता है, राइट। देन यू आर चेकिंग द नेम एबिलिटी ऑफ एलएलपी फ्रॉम आरओसी, सिमिलर स्टेप्स। तो इसीलिए एक कन्वर्जन मैंने समझा दिया है। सेकंड एंड थर्ड कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 ऑफ अनलिस्टेड। फॉर शेड्यूल 3 आपका है प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट होना, और शेड्यूल 4 आपका है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट होना, ठीक है। सिमिलर प्रोसीजर है। व्हेन you will read this you will able to understand it very well, okay। so not getting more into the points, आपको मैंने एक कन्वर्जन समझा दिया है, बाकी दो कन्वर्जन आप अपने आप समझ सकते हैं क्योंकि दोनों कन्वर्जन इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। कुछ स्लाइट डिफरेंसेस हो सकते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग ए टू जेड इज सेम। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको करके जरूर जाइएगा। इसमें से 9 मार्क्स का क्वेश्चन 110% आएगा, इधर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू अ एलएलपी और इधर कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू एन एलएलपी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ एलएलपी एक्ट, एंड और conversion of an unlisted public company into an LLP according to Schedule 4 of your LLP Act, ठीक है, क्लियर है। So this brings to the end of your unit 4. I have explained very well. इसका जो notes है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा एक और पॉइंट था आपका वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, ठीक है। आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए, वाइंडिंग अप क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है। वाइंडिंग अप होता है एक ऐसा प्रोसेस व्हिच ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एलएलपी एंड ऑल द क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स। वाइंडिंग अप उसको कहते हैं जब आप सारे जो एसेट्स है उसको आप सेल ऑफ कर दे रहे हैं, उससे जो अमाउंट आ रहा है उससे आप क्रेडिटर्स को रीबैक कर रहे हैं और उस दिन से आपका एलएलपी एंड हो जाता है। डिसोल्यूशन क्या होता है? लिक्विडेशन का एक लास्ट स्टेज होता है। आफ्टर मीनिंग लीगल कंप्लायंसेस ऑफ लिक्विडेटर अप्लाइज टू द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑर्डर ऑफ एलएलपी एंड देन एलएलपी इज डिसॉल्व्ड। डिसोल्यूशन आपको कोर्ट पे लीगल कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं एंड देन ओनली यू कैन डिसॉल्व। सो यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। इसके नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बहुत इजी है ये जो एलएलपी है, इसमें एज सच कुछ समझाने वाली पॉइंट नहीं है। आप रीड करेंगे उसको ही एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट में, ये दिस इज योर लास्ट क्लास विथ मी। स्टिल आपका एग्जाम 8 अगस्त को है। यू हैव 1 month, रीड ऑल द नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड यू। फिर भी आपको कोई डाउट आता है, ऑब्वियसली यू आर फ्री टू मैसेज मी थ्रू द टीम्स ऐप, थ्रू माय ईमेल आईडी। आप कभी भी कैसे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई विल ऑलवेज रिप्लाई टू यू। एनी डाउट्स, एनी पॉइंट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग द बुक्स, ठीक है, while preparing for the exams, you are most welcome with your doubts, okay। The last point of this is that I have completed the whole syllabus, okay। Still you have any doubt you can ask here।
Results, which semester results? Yes, today is the last class. Yes, 12 जुलाई तक ऑफलाइन क्लासेस है गर्ल्स का. यस, मैं वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रही हूँ. 12 जुलाई तक मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रही हूँ. ऑलरेडी 7 क्लासेस ऑफलाइन में हो चुके हैं. रिमेनिंग 8 क्लासेस आर देयर, वो भी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ. ऑफलाइन में क्लासेस पूरे हैं गर्ल्स के, ठीक है, केशवपुरम सेंटर में. ईमेल आईडी मेरा है, मैं टाइप कर दे रही हूँ. This is my email ID. You can mail me your doubts if you have any. This brings us to the end of this session, end of this online class. There are 15 sessions I have with you. Okay. Any doubt, anything you want to ask, you can ask. I have completed the whole syllabus. Junaid, I have posted the mail ID. I guess you have got that. ठीक है, जो भी रिकॉर्डिंग्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं बाद में, वो उनको भी मैं बता रही हूँ. अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी. ठीक है, मैंने होल सिलेबस कंप्लीट करवा दिया आपका पूरा. सारे टॉपिक्स को 1 by 1 सारे टॉपिक्स आपको क्लेरिफाई किया है. स्टिल आपको प्रॉब्लम है, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ. देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके. सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब आप आंसर्स लिखेंगे, ठीक है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चंस आप छोड़िएगा मत. सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा. ठीक है, क्योंकि आप अगर सारा टाइम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में दे देंगे तो बाकी अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उस 2 क्वेश्चन से आप पास नहीं हो पाएंगे. कितना भी आप आंसर अच्छा लिखे, उस 2 क्वेश्चन से आप पास नहीं हो पाएंगे. इसलिए ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. जितना भी आपने क्लासेस लिया है, जितना भी आपने पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपको पता है, जितना भी आइडिया है, राइट इट डाउन इन द आंसर शीट. ठीक है, बी कॉन्फिडेंट, डू स्टडी वेल. पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर है. बिजनेस लॉ इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. आई हैव मेक इट वेरी सिंपल थ्रू माई एग्जाम्पल्स. ठीक है, उनको याद कीजिए. अगर रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है, पुराने प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स, उसको सुनिए. दैट विल मेक्स इट अ कंप्लीट. ठीक है, so all the best for your exam, and that brings us to the end of the session. Any doubts regarding that? I will wait 1 more minute and then wind up the class. Okay, so I am winding up the class. Thank you for having me, and please do study. ठीक है, 1 month बचा हुआ है. Please do study. Thank you. Have a nice day.